तो मैम जैसे कि हम जानते हैं कि इसका मेरठ काफ़ी हब बना हुआ है, कि मेरठ से ही स्टार्टिंग चली है। तो ऐसी क्या जड़ है कि मेरठ को ही इतना मतलब बातों में लाया गया है कि मेरठ काफ़ी नाम आ रहा है इन चीज़ों में? इसका क्या रीज़न है? देखिए, पहले तो मैं एक थोड़ा-सा आपको ये बता दूँ कि अ, अगर इसको हम कहें कि ये पहले ऐसा था, तो इसका ये स्वरूप बिल्कुल नहीं था। अगर मैं आज से 30 साल पहले भी कहूँ, तो इतना खराब स्वरूप बिल्कुल भी नहीं था। जितना तेज़ी से बढ़ती हुई जो ये आपकी आर्थिक जो चीज़ें हुई हैं, उन्होंने भी इसको बदला है और लोगों में एक तरह से जो सरल मनी आ गया, पैसा आ गया, उसके ज़रिए भी ये बढ़ा है। लेकिन अगर ये देखा जाए तो थोड़ा-सा आपकी बात को मैं एग्री नहीं करती कि सभी ये जगह पे हैं ये रेड लाइट एरियाज़। आइडेंटिफाइड जो रेड लाइट एरियाज़ हैं, जो चिन्हित हैं, वो कुछ ही जगह पे हैं। जैसे दिल्ली है, मेरठ है और कलकत्ता है या मुंबई है। ये तो बिल्कुल एकदम 100% आइडेंटिफाइड हैं, जिनको लोग जानते हैं कि कमाटीपुरा है, सोनागाछी है, मेरठ का कबाड़ी बाज़ार है और दिल्ली में आपके ये जीबी रोड है। तो ये तो है ही है। मगर मेरठ का जहाँ तक मैं बात कहूँ कि एक ऐतिहासिक शहर है और मैं भी शर्मिंदा हूँ इस बात को लेके कि जितना मुझे गौरव है इस शहर का निवासी होने पे, उतना ही मैं शर्मिंदगी भी है कि मेरे शहर में एक ऐसी जगह थी जो वाक़ई में एक कलंक था शहर के माथे पे। हालाँकि अब वो नहीं है। मगर उसका कारण ये अगर हम शुरुआती दौर से देखें, तो पुराने समय से ये शहर कुछ इस तरह से बसा हुआ था और ज़्यादातर शहर बसते थे कि जहाँ पे मनोरंजन का कोई और साधन तब तो टीवी, रेडियो और ये सब हुआ नहीं करते थे। तो तब ये मनोरंजन का साधन केवल अगर आप भी इतिहास पढ़ेंगे तो महिलाएँ होती थीं, जिनको गणिका भी कहा जाता था, आम्रपाली भी कहा जाता था, तवायफ़ भी कहा जाने लगा। मुस्लिम दौर आया तो तवायफ़ कहने कहा जाने लगा। उससे पहले राजा-महाराजाओं का था तो गणिकाएँ थीं। तो वो इस तरह से या मंदिरों में छोड़ी हुई भी महिलाएँ होती थीं, तो आम्रपाली भी होती थी। तो इस तरह से था सब ये। मेरठ का भी वही स्थिति थी कि यहाँ तवायफ़ थीं, जो मुज़रा करके नाच-गाना करके अपना पेट भरती थी। ये गंदगी कहीं नहीं थी कि जो वेश्यावृत्ति जैसी चीज़ थी, ये बहुत बाद में यहाँ पे आके हुई, क्योंकि एक समय तो ये व्यापारियों का एक अड्डा हुआ करता था कि जहाँ व्यापारी आएँ, 9 दरवाज़ों से वो अंदर एंटर करें और वही जगह उनकी शाम की मनोरंजन की हो, वो थोड़ी देर जाएँ हल्का-फुल्का गाना सुनें, डांस देखें और अपने घर चले आएँ। और उन महिलाओं में भी एक जो पुरानी महिलाओं से मेरी बात होती थी, वहाँ की बहुत सी जो 90 साल की भी एक महिला होके गुज़री, वो मुझे हमेशा बताती थीं कि हमारे टाइम में किसी एक की होके रह जाती थी वो। ऐसा नहीं है कि वो हर कोई आदमी आके उनके साथ फ़िज़िकल हो सकता था, ऐसा नहीं है। वो किसी एक के साथ उनका रिश्ता हुआ, भले ही वो शादीशुदा हो, बाल-बच्चेदार हो, उनका घर कभी नहीं उन्होंने तोड़ा और वो उसी के नाम पे जीवन काट देती थी। उनके बच्चे भी होते थे, तो वो उन्हीं के नाम पे इक्के पे होते थे। लेकिन धीरे-धीरे ये दौर ऐसा बदला कि इस तरह से पैर पसारे वेश्यावृत्ति ने, एक छोटा शहर था ये और धीरे-धीरे डेवलप कर रहा था। उन जो दरवाज़े थे 9 उनसे बाहर की तरफ डेवलप कर रहा था और बाहर जब डेवलपमेंट होने लगता है किसी भी शहर का, किसी भी जगह का, मैं शहरी बात नहीं कर रही, किसी घर का भी जब विकास बाहर की तरफ होने लगता है, जब हमारे बच्चे बाहर जाने लगते हैं, तो कुछ नई चीज़ें आने लगती हैं। अभी तक हम उसी जगह एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो वो हमारे वही संस्कार, वही संस्कृति चलती है। लेकिन जैसे-जैसे बच्चे बाहर जाना शुरू होते हैं, तो उसी ढंग से वो परिवर्तन आ जाता है। यही परिवर्तन यहाँ आने लगा कि एक तो ये कि ये एक आसान तरीका पैसा कमाने का हो गया। ऐसे नरपिशाच लोग थे, मैंने देखा जिनको 30 साल में कि वो साइकिल पे घूमते थे और कोई मिल गया तो 10-20 रुपए उनको मिल गए और बाद में जब वो मरे या भी ज़िंदा भी हैं, तो करोड़ों की संपत्ति के स्वामी हैं और उनका कुछ नहीं लगा उसमें। किसी एक महिला की ज़िंदगी बर्बाद हुई और उनकी आबाद हुई। ये ऐसा एक मतलब कुचक्र है, जिसमें किसी औरत की अस्मिता दाँव पे लगती है और किसी का पैसा बनता है। बिना पैसा लगाए विश्व का ये तीसरा सबसे ज़्यादा धन देने वाला एक व्यवसाय है और अब ये पैर पसार रहा है धीरे-धीरे वही बाहरी दुनिया की तरफ कि होटल्स हैं सराय हैं मतलब इस तरह की चीज़ें हैं कि जहाँ अब ये पैर पसार रहा है। मैं कहूँ हमारे जो धार्मिक स्थान हैं, मैं उन तक मैं भी ये कह रही हूँ कि ये पैर पसार रहा है। क्योंकि हमने वहाँ तक से भी लड़कियाँ निकाली कि जिनको यहाँ से हायर करके ले जाया गया, उनको अपनी गर्लफ्रेंड या कभी पत्नी या कुछ बना के ले जाया गया
और धार्मिक स्थान पे, क्योंकि कोई रोकता टोकता नहीं है, कोई होटल्स में रेड नहीं होती हैं, कोई पूछता नहीं है कि भाई धर्म के लिए आए हुए, माथे पे टीका लगाया और धार्मिक बन गए, वहाँ तक से भी निकाली गई हैं। इस तरह से पूरे देश में पैर पसारे हैं वेश्यावृत्ति ने, कि जो हमारे लिए बेहद शर्मनाक है। और जब लोग ये कहते हैं ना कि क्या हो सकता है, जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 2 बालिग लोग अपनी मर्जी से संबंध रख रहे हैं, तो वो कैसी वेश्यावृत्ति है? मगर उसका दूसरा पक्ष हम नहीं देखते। एक तो ये कि हम संस्कृति तौर पे एक तो सनातन सनातन चिल्ला रहे हैं, लेकिन फिर भी संस्कृति का ह्रास कर रहे हैं। और दूसरा ये कि कानून जहां ये कहता है 2 बालिग अगर हैं, कानून ये भी कहता है, आईटीपी एक्ट लागू होता है इसमें, वो ये भी कहता है किसी एक कमरे में 2 या 2 से अधिक स्त्री या 2 या 2 से अधिक पुरुष और वो सेक्सुअली इन्वॉल्व हों, वो वेश्यावृत्ति है। अब देखिए, ये मेरी समझ से तो परे है कि एक कमरे में 2 पुरुष या 2 महिलाएं हो सकते हैं, या 2 पुरुष और 1 महिला हो सकती है, या 2 महिला और 1 पुरुष हो सकते हैं, तो आप उसे वेश्यावृत्ति कहेंगे। मुझे समझ नहीं आता कि पर्देदारी अभी कुछ तो है, भले वो केबिन्स की है, पर्दों की है, लेकिन इतना तो नहीं कि 2 मर्द एक साथ किसी स्त्री के साथ हों या 2 स्त्रियां किसी एक मर्द के साथ हों, तो वो वेश्यावृत्ति को एक छूट मिल जाती है कि फिर आप नहीं कहेंगे। तो ये इसलिए ये ऐसा हुआ कि मेरठ का कबाड़ी बाजार नाम लेते ही, मतलब एक तरफ तो ये हुआ कि आप लड़की हैं और आप कहीं से आके उतरे हों, आप बस अड्डे पर उतर जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतर जाइए और किसी रिक्शा वाले को पकड़िए, भैया मुझे कबाड़ी बाजार जाना है, वो आपको छोड़ देगा कबाड़ी बाजार और कह देगा किसी भी जगह चली जाओ। वो आपसे पैसे भी नहीं मांगेगा, क्योंकि जिस जगह आप जाएंगे वो केवल देखेगा आप कौन से कमरे पे गई हैं, फिर वो वापस आकर वहां से पैसे ले लेगा, आपसे नहीं लेगा। और मैम, जैसा भी आप बता रहे थे कि कोठे के जो वो केयर टेकर होते हैं वहाँ पे, औरतें जो लीडर हुई वहाँ की, वो बच्चों को ले जाके रखती कहाँ पर है? देखिए, मैं ढूंढ नहीं पाई कभी, लेकिन इतना मुझे पता है कि लोनी में एक बच्चे ने हमको बताया, एक बच्चा जब हमने रेस्क्यू क्या कराया, माँ को तो उसके हम ले आए और जब उनको लगाया हमने 2-4 थप्पड़, मैंने कहा मुझे 1 घंटे में बच्चा चाहिए। उन्होंने कहा जी 1 घंटे में तो नहीं आ पाएगा। मैंने कहा क्यों? थोड़ा दूर है। मैंने कहा तो दूर जगह बताओ ना, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ, नहीं तो पुलिस को बुला रही हूँ मैं। तो उन्होंने कहा जी लोनी में है। अच्छा, तो उस बच्चे ने आगे बताया जो कि 3 साल का था कि मामा बहुत मारता था। मामा कौन? वहाँ कोई केयर टेकर रखा हुआ था और छोटे छोटे हम बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत मारता था। अगर हम कहते थे मम्मी के पास जाना है तो और मारता था और खाना भी नहीं देता था और अपनी माँ के ऐसे गाल छू के बोला अब मुझे छोड़ना नहीं दो, अपने साथ में रखना। नहीं, पर लड़की थी, आप उसकी अगर फोटो भी देखोगे उस समय की, तो मतलब बहुत चीज़ें कभी कभी थोड़ा दुख दे देती हैं। अच्छा, अगर इन बच्चों में कोई लड़की होती है तो? लड़कियां सब हैं। नहीं, लड़कियों को भी आगे फिर वो इसी काम में लगाते हैं? बिल्कुल इसी में लगाएंगे, इसी में लगाएंगे। अच्छा, और काहे लिए रख रहे हैं वहाँ? अच्छा मैम, जैसे अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे मेरठ को लेकर के, आप बता रहे थे कि मेरठ में कुछ अड्डे हैं या कुछ द्वार है, गेट बता रहे थे, उनके बारे में कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को। देखिए, मेरठ बसा हुआ ही ऐसे था अंडाकार पूरी तरह से। तो हम दिल्ली गेट से शुरू करते हैं। दिल्ली गेट, दिल्ली वाला आएगा, उस गेट से एंटर करेगा, फिर आता है बागपत गेट, फिर आता है कंबो गेट जिसे आप घंटाघर कहते हैं, फिर आ जाता है आगे खैरनगर गेट, जिसमें अगर कभी आपका जाना हो तो आप देखें उसमें पुलिस चौकी भी है, आज भी बहुत बड़ा गेट है पुलिस चौकी उसके अंदर। खैरनगर के बाद आ जाता है शाहपीर गेट। शाहपीर गेट अगर आप देखें तो बिल्कुल जो सुभाष नगर और इसका पार्किंग है, तो वहाँ बिल्कुल वो है मेन, मतलब जिसको गुलमर्ग सिनेमा, और गुलमर्ग से पहले शाहपीर गेट पड़ता है। फिर वहाँ से आएंगे तो शोहराब गेट, जिसको बस अड्डा भी बस अड्डा बोलते हैं, वो बस अड्डा भी है, वो शोहराब गेट। फिर आ जाते हैं आप लिसाड़ी गेट, लिसाड़ी गेट से आते हैं आप जाटव गेट, और जाटव गेट से फिर दिल्ली गेट आ जाते हैं। इस तरह से 9 गेट में केवल घिरा हुआ एक शहर था, जिसके 9 दरवाजों में के पास एक सराय थी, 9 सराय थी, 9 कुएं थे, 9 वाड़े थे, 9 पाड़े थे, 9 ही सराय थी। तो ये ऐसी था बसाट, और 9 ही नाले, यानी किसी भी मोहल्ले का, किसी वाड़े का और पाड़े का पानी जो जाएगा अपने ही नाले में जाएगा, और वो नाले में जाके सीधे काली नदी में अगर वो मिल रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि ये अब जो बुरा हाल है कि पानी की कोई निकासी नहीं है, नाले अटे पड़े हैं, तब ऐसा नहीं था। 9 के 9 नाले अलग अलग सर्वाइव करते थे, अलग अलग उनमें पूरे उनके शहर का। और अगर आप कभी जाना हो तो बीच शहर में जाइए, आज भी तहसील पे जाएंगे आप, दूसरे और ऐसे जत्तीवाड़ा, मोरीपाड़ा, बेदवाड़ा, इनमें आप जाएंगे तो आपको आज भी वो इतनी ऊंची कुर्सी है उनकी, आज भी उनके ढाल ऐसे हैं। बारिश पड़ी पानी खत्म, नई कॉलोनियां बन रही हैं, पानियों के भराव हो रहे हैं, लेकिन अगर पुराने शहर में आज भी आप जाएंगे तो ऐसा ऐसा बह जाएगा वो पानी। इतना सुंदर बसा हुआ शहर था, और बीचों बीच कबाड़ी बाजार था,
कि आदमी व्यापारी जो आया है बाहर से वो पूरा दिन अपना काम करेगा, व्यवसाय देखेगा अपना, और व्यवसाय देखने के बाद अपना तांगा या घोड़ा या बैलगाड़ी जो भी लाया है उसका भी स्टैंड बना हुआ था, और उसके बाद वो आएगा कबाड़ी बाजार, वो हल्के फुल्के नाच गाने देखेगा और रात को जाके अपनी सराय में सो जाएगा। ये केवल इतना सा काम था। और धीरे धीरे मनोरंजन के जैसे संसाधन बढ़े, जैसे जैसे चीज़ें आई, लोगों ने गाना सुनना सीखा तो रेडियो पे आ गए, फिर देखना सीखा तो टेलीविज़न पे आ गए, अब तो दुनिया भर की OTT पे वो सब परोसा जा रहा है कि आपको ज़रूरत ही नहीं उस जगह जाने की। लेकिन धीरे धीरे मनोरंजन के साधन, कहते हैं ना कि जब परिवर्तन आता है और उन्नति आती है तो अपने साथ कचरा भी बहा के लाती है। तो वही हुआ कि परिवर्तन आया, नए मनोरंजन के साधन आए, रेडियो, फिर टीवी, और फिर अब OTT, और अब आपका मोबाइल, ये सब चीज़ें आई। तो वहाँ अब कौन जाना पसंद करता है? वहाँ तो वो ठेले वाले जिनके पास उपलब्ध नहीं है चीज़ें, जिनको आसानी से ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं है, वहाँ वो जा रहे हैं। या फिर वो कि मैं क्या नाम लूँ, लेकिन जिनको मारपीट भी करनी है, चुनौती भी करनी है, जिनको मुफ्त में सेक्स की भूख भी मिटानी है, या वो लोग जाते हैं। और वहाँ अब कोई नहीं जाता। अब उन्होंने भी ट्रेंड बदल दिया धीरे धीरे, वो अपनी लड़कियों को पॉश होने का तरीका सिखा रही हैं, कैसे बड़े लोगों को रिझाया जाए उसका तरीका सिखा रही हैं। बार में भी डांस करने जा रही हैं, मतलब मुंबई, पुणे, इधर भी जा रही हैं, क्योंकि जब बंद हो गया था तो यहाँ भरमार हो गई थी, लेकिन अब वहाँ फिर से चालू है तो वहाँ भी जा रही हैं लड़कियाँ, और खुले में कॉल गर्ल का काम कर ही रही हैं। तो ये तो कभी रुकने वाली चीज़ नहीं है, और आई होप बहुत जल्दी खुलने वाला है ये। अच्छा मैम, अभी आप ऑफलाइन बता रहे थे कि मेरठ के किसी कॉलेज में आपने 13 लड़कियों का रेस्क्यू कराया है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, उसको रेस्क्यू क्या कहूँ, वो तो ऐसे मानो कि उस गंद से निकाला, और वो खुद से थी, स्वेच्छा से थी, वो चिल्लाती नहीं कि हम अपनी मर्जी से आए हैं, ये हमारे फ्रेंड है, और एक फ्रेंड का नाम नहीं बता सकी। हालांकि उसमें कॉलेज प्रशासन का भी सहयोग हमको था, मगर एक फ्रेंड का नाम नहीं बता सकी कि ये कौन फ्रेंड है तुम्हारे साथ जो तुम्हारे कमरे में था। उसकी वो जो होटल मालिक हैं वो भी उनकी आईडी नहीं दिखा पाए। तो लेकिन बात ये थी कि वही बड़े लोग और बड़ी बातें, फिर कॉलेज प्रशासन ने भी कहा कि भाई हमारी बदनामी हो जाएगी, बच्चों, हमने भी सोचा बच्चियों की बदनामी हो जाएगी, लड़कियों से माफ़ीनामे लिखवाए गए, और मतलब बहुत कुछ हुआ। पुलिस तो मान ही नहीं रही थी, पुलिस तो कह रही थी नहीं बिल्कुल मुकदमा लिखेंगे। एक बड़े दबंग से थे उस समय, तो उन्होंने कहा कि हम तो लिखेंगे, क्योंकि ये कैसे बम्बा आ जाएंगी, दूसरों को तो हम कहते हैं, लेकिन ये हमारे घर की, इनके माँ बाप कितना पैसा खर्च कर करके इनको यहाँ भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तो इनको सज़ा तो मिलनी चाहिए। मैंने कहा माँ बाप को सज़ा मिलेगी, इनको क्या मिल रही है, और क्या माँ बाप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं केवल लग्जरी जुटाने के लिए। आपको 1.5-2 लाख रुपए वाला फ़ोन चाहिए, वो भी बेकार हो गया। अगर कोई नया आ गया तो आपने तुरंत उसको खरीदने का लगा लिया। तो सबसे आसान मनी आपको दिख रहा है कि आप अपनी देह का, आप, वो कहते हैं हमारी बॉडी, हम चाहे जो करें। ये एक लड़की का जवाब था मुझे। अच्छा, इतनी बोलते हैं वो ये चीजें? हाँ, कि हम किसी और को तो नहीं कर रहे ना। मैंने कहा बेटा इसको अगर मैं इनडायरेक्टली कहूँ तो ये वेश्यावृत्ति है। तो उसने कहा क्यों, हम अपनी बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी का नहीं ना, तो वेश्यावृत्ति कैसे? बताइए। तो अगर उनकी मेंटेलिटी अभी इस लेवल पे पहुंच चुकी तो आगे जाकर वे क्या ही करेंगे? तो कहाँ घर कहाँ हो रहे हैं, टूट रहे हैं ना। देखिए, जो अभी एक नया ट्रेंड चला है कि कैरियर के नाम पे हम 30-30, 32-32 साल की लड़कियां कर देते हैं, शादी नहीं कर रहे हैं। अगर हम पिछले थोड़े से पहले भी बात करें, 10 साल पहले भी, तो एक रूटीन था कि भाई 25 के बाद तो माँ बाप चिंता में मर जाते थे। 25 साल की लड़की, पड़ोसी भी कहना 25 साल की लड़की, मतलब जैसे आफत आ गई। मगर वो सही था, क्योंकि कम उम्र की लड़की की शादी हो रही है, मतलब अभी वो बहुत मैच्योर नहीं है लेकिन समझ लायक है, तो वो दूसरी जगह जाके एडजस्ट हो जाएगी। ऐसे समझ लीजिए कि आप छोटा पौधा लगाएंगे दूसरी जगह तो पनप जाएगा कुछ दिन मुरझा के, लेकिन जब वो जड़ें पकड़ लेगा फिर आप उसे लगाएंगे तो वो तो मुरझाएगा भी और वो खराब हो जाएगा। वही उन लड़कियों का हाल है कि आप 30-30, 32-32 साल की लड़कियों की शादी, 40-40 साल के लड़के कैरियर के नाम पे शादी नहीं कर रहे हैं, उसके बाद वो शादी कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे को एडजस्ट करेंगे? वो तो समझ ही नहीं पाते ना, क्योंकि लड़की तो अपने घर बार के सारे जानती है, भाई मेरा ये, मेरी भाभी ऐसे, मेरे भाई ऐसे, या मेरे माँ बाप ऐसे, ये मैं करूँगी, वहाँ देख के आई। जो लड़का सोचता कि नहीं मेरी तो दुनिया यहाँ है, तुम ये क्या कर रही हो? तो आप आए दिन देख रहे हो कि तलाक से भरा पड़ा। एक दिन किसी दिन देखो फैमिली कोर्ट जाके, नंबर नहीं आता लोगों का तारीख का, इस कदर हालत है। तो क्यों तलाक के मामले? पहले एक तलाक लेने में आदमी को ये हो जा, क्या करेंगे, अब मुंह दिखाएंगे कैसे? लड़की का तलाक हो गया, लड़के का तलाक हो गया, दूसरी शादी होना तो नामुमकिन। बहुत बेइज्जती फील करते थे उस टाइम पे। फील करते थे। तो अभी भी हमको तो लौटना तो होगा।
लौटना तो होगा अपनी संस्कृति की तरफ, वरना खत्म है हम। ये जो सब बकवास चल रही है ना, इससे नहीं लौटेंगे हम हिंदू मुसलमान करने से। हम इससे लौटेंगे कि हम अपने बच्चों को बताएं कि हमारी संस्कृति क्या है, हम क्यों दुनिया में विश्व गुरु माने जाते हैं, क्यों हमारा भारत पूजा जाता है। इस बात को समझना होगा बच्चों को।